Good morning, students. We again resume with our class advertisement, and today is our new topic, and that is lost and found. अब lost and found जो है ये थोड़ा सा आपको समझना होगा. Lost and found क्या होता है? खोया पाया. ठीक है, क्या होता है? खोया या पाया. अब इसको जब हम समझेंगे when we try to understand it, तो क्या क्या आपका खो सकता है और क्या क्या आपको मिल सकता है. जब हम इसका लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड, एक बहुत छोटा सा अंतर है, बाकी सब कुछ लैंग्वेज सेम होती है. अब हम ये देखते हैं कि लॉस्ट में होता क्या है. लॉस्ट में जनरली बैग, लगेज, ठीक है, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, डॉग या कोई पेट एनिमल या फिर कोई पर्सन, ये तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली हमारे सामने तीन चीज़ें उभर करके आ रही है कि पहले तो कुछ खोता है, कोई वस्तु, प्राणी या फिर व्यक्ति. इन तीन चीज़ों के बारे में तीन चीज़ें जो होती है वो खोती है. ठीक, अभी मैं पहले इसको समझने के लिए मैं पहले फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ. आज पहले मैं इसको मैं लिख के बता रहा हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्मेट क्या बनेगा. बिल्कुल बहुत इजी है ये. ठीक है, अब आपको माना कि आपकी कोई चीज़ गुम गई. चलिए, ठीक है, आपकी कोई चीज़ गुम गई है. क्या गुमा है? आपका गुम गया बैग साहब. ठीक है, बैग गुम गया है. अब बैग में कुछ ना कुछ तो होगा. ठीक, अब बैग में क्या होगा? तो उसके अंदर जो कंटेंट्स है, देखिए पैसे के लिए कोई ज़्यादा परेशान नहीं होता है. परेशान होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए. हमारे इंपॉर्टेंट आधार कार्ड, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उन कंटेंट्स का हम क्या करते हैं? डिटेल देते हैं. फिर आप क्या लिखते हैं? वो एरिया लिखते हैं जहां पर वो गुम गया है. फिर आप ये लिखते हैं कि अगर किसी को मिले तो हम क्या बोलेंगे? किसको कांटेक्ट करना है. और लास्ट में हमेशा देयर इज ऑलवेज एक ग्रीड देते हैं, लालच देते हैं कि जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड, कि उचित इनाम दिया जाएगा. ऐसा क्यों करता है? बिकॉज देर आर सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, वॉट एवर मे बी, या मार्कशीट्स, बोर्ड की एग्जाम्स के मार्कशीट होते हैं. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर टू गेट द बैक अगेन. सो इन दैट केस व्हाट वी प्रीफर कि हम उसको रिवॉर्ड देने की कोशिश करते हैं. आपको बात समझ में आ गया? हम सबसे पहले ये बताएंगे कि भाई गुम गया है एक बैग. डिटेल्स दे देंगे कि उसके अंदर क्या है, कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, या बोर्ड की मार्कशीट्स है, या मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है. अब आप बैग कम बोलोगे कि वो बैग गुम गया है मोदी नगर और गांधीनगर के बीच में. ठीक है, फिर जिस किसी भी कोई मिले मुझे कांटेक्ट करे, है ना, लौटाने वाले को इनाम दिया जाएगा. ये हिंदी में बनाया मैंने. नाउ वी ट्राई टू मेक दिस थिंग इन इंग्लिश. ठीक है, आप देखेंगे इसमें फॉर्मेट नहीं है, इसमें आपको आपकी बुद्धि का यूज करते हुए आपको लिखना है. ठीक है, तो मैं आपको इसको यहां पर, चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको फॉर्मेट बना ही देता हूं. फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा तो भी समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपने सबने फॉर्मेट है ना. सबसे पहले क्या है? आई का मतलब होता है मैं. ये मेरा हो जाएगा सब. ठीक है, अब यहां पे आपके लिखता है नेम ऑफ लूजर, खोने वाले का नाम. सन ऑफ, आपको उसको फादर्स नेम लिखना है. ठीक है, देखिए यहां पे हैव क्यों आएगा? क्योंकि आई का यूज हो रहा है. आई हैव लॉस्ट. अब यहां पे आइटम या ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी चीज गुमी है उसकी डिटेल्स लिखनी है.
इन, अब आपका आ गया नेम ऑफ एरिया, नेम ऑफ एरिया। एक तो ये किस एरिया में गिर गया, गांधीनगर में गिर गया, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा आपको लिखना है या बिटवीन एरिया का नाम एंड एरिया या रोड। ठीक है, ये हो गया यहां तक। या आप लिख सकते हो अराउंड, आसपास, यहाँ पे भी एरिया का नाम आ गया। यानी कि ये यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा एक ही है। यहाँ पे आप एरिया में लिख सकते हो, एरिया में लिख गया, इसी से एरिया के बीच में हो गया या इनके आसपास गिर गया। ठीक है, अब आपको ये लिखना है कि फाइंडर, फाइंडर का मतलब जिसको मिला है। अब हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। अब यहां पे आप सीधा क्या लिखेंगे, आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब इसके लिए आपको ये देखिए, ये लाइन आ गई। इसका दूसरा लाइन ये है, चौक भी हाथ से गिर जाती है। इफ फाउंड, अगर पाया जाता है तो फिर यही कॉन्टैक्ट, अगर मिलता है तो आप। ठीक है, अभी लास्ट लाइन, मिलने वाले को, इन लौटाने वाले को, है ना। तो यहां पे आपको क्या लाइन लिखनी है, FOUNDER, फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड। देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए इसमें मैं वापस बोल देता हूं, मैं आई, सपोज मैं लिखता हूं, मैं मेरी चीजें लिखता हूं भाई। मैंने सलूम्बर बस स्टैंड पे मेरा बैग गुम गया है। मैं पहले बता देता हूं को, सलूम्बर बस स्टैंड पे मेरा बैग गुम गया है। अब मैं कैसे बनाऊंगा, आई, मेरा नाम रणधीर सिंह राठौड़, सन ऑफ जीवन सिंह जी राठौड़, हैव लॉस्ट, क्या गुमा मेरा बैग। अब बैग, अब यहां पे देखिए, जब भी हमको बैग के अंदर क्या है तो उसके अंदर लिखना है आपको इस तरीके से, ये बैग जैसे ये आएगी। कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और आपको ये नहीं लिखना है तो आप इसकी जगह लिखिए विथ या हैविंग। तीनों में से ऑप्शनल है, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब वापस बोल देता हूं, आई रणधीर सिंह राठौड़, सन ऑफ जीवन सिंह जी राठौड़, हैव लॉस्ट बैग हैविंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इन या इन नहीं लिखते हैं तो देखिए इसको भी यहां से हटा देते हैं हम लोग। अराउंड बस स्टैंड, बस स्टैंड के आसपास, इन सलूम्बर, समझ में आ गया। आई रणधीर सिंह राठौड़, सन ऑफ जीवन सिंह जी राठौड़, हैव लॉस्ट अ बैग हैविंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अराउंड बस स्टैंड इन सलूम्बर, हो गया। फाइंडर, ये नहीं लिखता हूं, मैं ये लिखता हूं इफ फाउंड, अगर किसी को मिलता है। कॉन्टैक्ट, मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा। फिर ये लास्ट लाइन आ जाएगी, फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड, मिलने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आपका ऐड बन गया। आ गया समझ में आपको? तो ये इस तरीके से मैं इसको एक बार जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसको देखने में भी आसानी रहेगी। ये जो हम बना रहे हैं ये आप सबसे पहले, वैसे अच्छा क्लियर ही दिख रहा है ये जूम से, तो होपफुली आपको समझ में आ गया है ये। ठीक है, अब मैं इसको एक लिख के बता देता हूँ। अब हम दूसरा चेंज कर देंगे, मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कर देता हूँ। ठीक है, आई
राहुल शर्मा सन ऑफ विवेक शर्मा हैव लॉस्ट, क्या गुमाए? अब मोबाइल लिख देते हैं, नॉट एग्जैक्टली मोबाइल, माई कीज, चाबियां घुमा देते हैं। माई कीज, चाबियां खो गई है, कहां पर खो गई है? बिटवीन लिखते हैं कि और इसके मध्य। माई कीज बिटवीन लिंक रोड एंड एमजी रोड। हो गया भाई। अब क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा इफ फाउंड, अगर मिलता है, कॉन्टैक्ट, और ये सब आपके आ जाएंगे मोबाइल नंबर, और ये लास्ट लाइन फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड। ये सब आपका एड बन गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये इस तरीके से, ये यहां पर फॉर्मेट नहीं आएगा, सॉरी, यहां पर आएगा लॉस्ट। अब चाहो तो लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरीके से ये आज हमने किसका पढ़ा है? लॉस्ट का पढ़ा है। ठीक है, कल जो है हम लोग फाउंड का बनाएंगे, और एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, तब तक इसको आप अच्छे से फॉर्मेट को लिख लीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज जो पार्ट है 38, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हेलो एरिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया में हेलो एरिन्स मेटल से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं? जैसे हेलो एल्केन्स रिएक्शन करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी सेम रिएक्शंस है, केवल यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा? एरिल ग्रुप आ जाएगा। सबसे पहले हैं रिएक्शन विथ सोडियम। हेलो एरिन्स की रिएक्शन सोडियम से। सोडियम से रिएक्शन दो प्रकार की है। अगर कोई भी हेलो एल्केन्स रिएक्शन करती हैं तो हमने पढ़ा था वुड्स अभिक्रिया। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम की प्रेजेंस में, ड्राई सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनते हैं? हाइयर एल्केन्स बनते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब कोई भी हेलो बेंजीन या हेलो एरिन अगर सोडियम से रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी टू मॉलिक्यूल्स रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन भी क्या कहलाती है? वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया।
इंग्लिश में भी वुड्स और हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, वुड्स ही बोलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ और क्या बनाते हैं, बाइफेनिल। ये सिग्मा बॉन्ड से दोनों ही रिंग आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ले लो आप, दोनों में से XX रिमूव हो जाएंगे और क्या बनेंगे, 2NaX। अगर यहाँ पे आप Cl लोगे तो NaCl को प्रोडक्ट बनेगा और अगर आप Br लेंगे तो को प्रोडक्ट आपके क्या फॉर्म होगा, NaBr। तो दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, हेलो एरिन्स की। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन से भी आ सकती है रिएक्शन और कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकती है, या रिएक्शन में आपको दे रखा हो केवल C6H5Cl कंप्लीट द रिएक्शन तो भी आप कर सकते हो। ध्यान रखना बेंजीन रिंग हो तो भी आपको यही रिएक्शन देनी है, C6H5 लिखा हो तो भी आपको यही रिएक्शन देनी है। और अगर सोडियम के साथ है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या कहलाएगी, वुड्स रिएक्शन कहलाएगी। और क्या बनेगा, बाइफेनिल या डाइफेनिल। अगर आप चाहो तो बेंजीन रिंग से शो कर सकते हो और अगर आप चाहो C6H5 फेनिल ग्रुप को तो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, वुड्स रिएक्शन। दोनों ही अगर हम सेम मॉलिक्यूल लेते हैं हेलो एरिन्स के तब रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाती है। अगर हम चेंज कर दें, एक मॉलिक्यूल ले हम एरोमेटिक और एक ले एलिफेटिक तो रिएक्शन कहलाती वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ध्यान रखना कि वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिग में क्या अंतर है, ठीक है। वुड्स फिटिग और वुड्स फिटिग 3 रिएक्शन है। तीनों ही नेम रिएक्शन से आ सकती हैं। अगर वुड्स रिएक्शन है तो आपको प्रोडक्ट क्या लेना है, हेलो एल्केन, यानी कि यहाँ पर ARX की जगह क्या आ जाएगा, RX। अगर फिटिग रिएक्शन है तो आपको क्या लेना है, ARX लेना है। और वुड्स फिटिग हो तो एक RX और एक आपको क्या लेना है, ARX। तो तीनों ही रिएक्शन में डिफरेंस ध्यान रखना आप लोग, और ये 100% एक रिएक्शन आपके बोर्ड में आएगी। तो वुड्स अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया और वुड्स फिटिग। वुड्स हमने पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। हेलो एल्केन्स रिएक्ट्स विथ सोडियम प्रेजेंस ऑफ डाईथर फॉर्म हायर एल्केन, तो वो रिएक्शन कहलाती वुड्स। हेलो एरिन्स रिएक्ट्स विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाईथर फॉर्म डाइफेनिल, रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग। और वुड्स फिटिग, अब वुड्स फिटिग रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। वुड्स फिटिग, तो आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि वुड्स कब करेंगे, हेलो एल्केन लेंगे तो। फिटिग कब, जब हेलो एरिन्स लेंगे जब। और वुड्स फिटिग वुड्स फिटिग रिएक्शन, अगर हम एक मॉलिक्यूल ले क्या लें, हेलो एरिन्स का, और एक क्या लें हम, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और एक क्या ले लें, RX। तो R किसका हो गया, वुड्स का, और X वाली रिएक्शन कौन सी होगी, फिटिग। तो दोनों मिलकर क्या हो गई, वुड्स फिटिग। RX सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करके RR बनाते हैं, हायर एल्केन, रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ARX रिएक्शन विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म डाइफेनिल, रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन, या क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन। कि हेलो एरिन्स के 2 मॉलिक्यूल्स अगर सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करते हैं तो डाइफेनिल या बाइफेनिल बनाते हैं, वो रिएक्शन कहलाती फिटिग। तो फिटिग, वुड्स एंड वुड्स फिटिग ध्यान रखना। तो आज हमने पढ़ी थी फिटिग और दूसरी पढ़ रहे हैं हम वुड्स फिटिग। तो इसमें ये तो हो गया बेंजीन, इसका X और इसका R, क्या बनेगा, R। और
NaX। अगर आप यहाँ पे मेथिल लेंगे तो टोल्यून फॉर्म हो जाएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। मुझे टोल्यूइन बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, हेलो एल्केन में क्या ले लूँगी, मेथिल या क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में, रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है, ध्यान रखना आप। तो क्या बनेगा, टोलुइन प्लस NaCl। अगर मुझे एथिल बेंजीन बनाना है तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, C2H5। यानी कि इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है, दोनों का मिक्सचर हो रहा है, वुड्स और फिटिंग का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग। वुड्स वाली रिएक्शन में हेलो एल्केन की ध्यान रखना, हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम से, प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या बनता है, हायर एल्केन RR। ये हमने जब हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स। आज हम पढ़ रहे हैं धातुओं से रिएक्शन में फिटिंग रिएक्शन है, सेम कैसी, वुड्स टाइप, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा लिया, हेलो एरिल लिया, यानी कि हेलो बेंजीन लेंगे, एरिल हेलाइड लेंगे। तो एरिल हेलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर, फॉर्म डाइफेनिल यानी बाइफेनिल बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिटिंग। वुड्स फिटिंग। एक मॉलिक्यूल किसका लें हम, एरिल हेलाइड का, और एक मॉलिक्यूल्स किसका लें हम, हेलो एल्केन का। तो क्या बनती हैं, एल्किल बेंजीन बनते हैं। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम वुड्स फिटिंग। तो ये रिएक्शन भी आपके आ सकती हैं कि आप क्लोरोबेंजीन से टोलुइन कैसे बनाएंगे, या टोलुइन कैसे फॉर्म करेंगे आप क्लोरोबेंजीन से। तो आपको ये रिएक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CH3। अगर आपको एथिल बेंजीन पूछे तो C2H5Cl, और अगर मेथिल या बेंजीन या टोलुइन पूछे तो आपको क्या देना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। तो रिएक्शन दो टाइप से आ सकती हैं, एक तो आपको कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकती है, एक आ सकती है आपको नेम रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एक आ सकती है कि क्लोरोबेंजीन से टोलुइन या कोई भी एल्किल बेंजीन आप कैसे फॉर्म करेंगे, मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, ठीक है ना। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। दूसरे आपके रिएक्शंस हैं मैग्नीशियम से, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मेटल में रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। कोई भी आप एरिल हेलाइड ले लीजिए, उसकी रिएक्शन, यहाँ पे अगर मैंने Br लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, मैग्नीशियम की, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एरिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग आपका, ये Mg और Br, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एरिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इनको क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार रिएजेंट। इसको भी ग्रिग्नार रिएजेंट, इसको भी ग्रिग्नार रिएजेंट, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एरिल मैग्नीशियम आयोडाइड। किसी भी ब्रोमो या आयोडो, कोई भी ब्रोमो लो या आयोडो बेंजीन की रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एरिल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट फॉर्म होते हैं। इनको कॉमन नेम जो है इनका ग्रिग्नार रिएजेंट, ArMgX। तो RMgX को भी हम क्या बोलते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को भी हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट, और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड को भी हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट। तो एग्जाम में अगर ये रिएक्शन दे रखी हैं कि ब्रोमोबेंजीन से आप एरिल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड कैसे फॉर्म करेंगे, तो आपको ये रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ पे Cl ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पे बनेगा तो वही ग्रिग्नार रिएजेंट एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस आपको ड्राई ईथर नहीं लेनी है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेना है। यानी ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ग्रिग्नार रिएजेंट फॉर्म करते हैं, और क्लोरोबेंजीन THF की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर है कॉपर से रिएक्शन, थर्ड आपकी जो है, फर्स्ट हमने पढ़ी सोडियम से रिएक्शन, फिटिक एंड वुड्स फिटिक्स, ठीक है, 2 रिएक्शन पढ़ी। फिर मैग्नीशियम से रिएक्शन, थर्ड आपके रिएक्शन है कॉपर से रिएक्शन। कॉपर से रिएक्शन करके कोई भी एरिल हैलाइड, इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। कॉपर से रिएक्शन करके कोई भी आयोडोबेंजीन रिएक्शन, कॉपर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 लिख दो और चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उल्मान रिएक्शन। फॉर्म क्या होते हैं, डाइफेनिल या बाइफेनिल, लेकिन रिएक्शन का नाम क्या है, उल्मान। जैसे सोडियम से रिएक्शन करते तो फिट्स और वुड्स फिटिक, मैग्नीशियम से फॉर्म करते तो ग्रिग्नार रिएजेंट्स, वैसे ही जो एरिल आयोडाइड है या आयोडोबेंजीन कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बाइफेनिल बनाते हैं। इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं, उल्मान। उल्मान रिएक्शन प्रोडक्ट आपके Cu2I2, इस रिएक्शन को। फिर है, ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन रिएक्शन, धातुओं से रिएक्शन। धातुओं में हमने सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर से। अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो थर्ड हैं अपचयन, रिडक्शन। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, धातुओं से अभिक्रिया। अब है अपचयन। कोई भी एरिल हैलाइड सोडियम और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, एरिल हैलाइड ले लो आप, क्लोरोबेंजीन ले लो, कोई भी ले लो आप, किसकी प्रेजेंस में, निकल एल्यूमिनियम अपचायक की प्रेजेंस में रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, बेंजीन। 2H की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और क्या बनती हैं, बेंजीन। यानी कि अगर क्लोरोबेंजीन से आपको बेंजीन फॉर्म करनी है तो आपको ये रिएक्शन देनी पड़ेगी। नेम रिएक्शन से नहीं आएगा कि अपचयन दो आप, क्लोरोबेंजीन का अपचयन रिएक्शन नहीं आएगी, रिएक्शन आएगी क्लोरोबेंजीन से आप बेंजीन कैसे फॉर्म करोगे। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ निकल एंड एल्यूमिनियम, तो क्या बनाते हैं, बेंजीन। ये आपके अपचयन। अब इन रिएक्शंस को अगर हमको शॉर्ट में लिखना है तो जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, बीच में क्या कर दो आप, ये X बना दो। अब यहाँ पे रिएक्शन सोडियम से फिटिक रिएक्शन क्या बनेगा, बाइफेनिल, शॉर्ट में ट्रिक कि फट से अपने को याद हो जाए। फिर अगर इसकी रिएक्शन किससे कराएं, फिटिक है सोडियम से और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अगर इसके साथ किसकी रिएक्शन कराएं, एल्किल हैलाइड, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रिएक्शन क्या हो जाएगी, वुड्स फिटिक, और क्या बनेगा, जो R लोगे आप, जो R लोगे उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, बेंजीन। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, आप जो भी लोगे, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, जो भी लोगे उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार रिएजेंट। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेना पड़ेगा।
रिएक्शन विथ कॉपर, उल्मान रिएक्शन, इसमें भी क्या बनता है, बाइफेनिल। इसमें जो रिएक्शन होती है वो आयोडोबेंजीन के साथ होती है। तो आयोडोबेंजीन ध्यान रखना, आप आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी बाइफेनिल, और अगर क्लोरो या ब्रोमो के करते हैं तो भी बाइफेनिल बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना वो रिएक्शन फिटिक कहलाएगी, और अगर हम कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो उल्मान रिएक्शन। रिडक्शन या अपचयन किसकी प्रेजेंस में, निकल और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, बेंजीन। तो ये ऐसे शॉर्ट आप चार्ट बना के आप इजीली रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के भौतिक गुणधर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में देखा था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड लाइंस कैसे बनती है, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उससे फील्ड लाइंस कैसे बनती है, वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब हम जो देख रहे हैं वो फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस। और फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब वो होता है कि जो चीज़ इस नेचर में वाकई में वास्तविकता में अगर एग्जिस्ट करती है, फिजिकल सिग्निफिकेशन उनके ही होते हैं जो चीज़ इस नेचर में वास्तव में एग्जिस्ट करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भले हम कहते हैं कि इमेजनरी स्मूथ कर्व्स है, क्या है, इमेजनरी स्मूथ कर्व्स है, ठीक है, पर वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक तरह के वो क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, जिनको हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेचर में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हमने हेडिंग में क्या लगाया, फिजिकल सिग्निफिकेशन, यानी विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के भौतिक गुण धर्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, ठीक है। क्या होती है, एक तरह की इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स होते हैं, ड्रॉन इन स्पेस to represent electric field over this, ठीक है। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, एक तरह की इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स होते हैं, ठीक है। और उनको हम कहाँ बनाते हैं, तो हम स्पेस में बनाते हैं। और कौन से स्पेस में बनाते हैं, तो हमने देखा था कि चार्ज के चारों ओर का जो स्पेस है, इस स्पेस में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स को बनाते हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस, यानी इस पूरे रीजन में या इस पूरे एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स बनाते हैं। और वो क्या शो करता है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। अब हमको इसका फिजिकल सिग्निफिकेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देखना है। तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, और टर्मिनेट कहाँ पर होती है, एट नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने
कल फील्ड लाइंस बनाए थे कि डिफरेंट चार्जेस फील्ड लाइन कैसे होगी, अगर सेम चार्जेस है तो फील्ड लाइंस कहाँ पर होगी, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, वो सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में देखी थी। ठीक है, तो जैसे हमने बोला स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइंस हमेशा निकलती कहाँ से, तो पॉजिटिव से। कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव से निकलती, इसका मतलब एरो पॉजिटिव के बाहर की तरफ होगा। और फील्ड लाइंस एंटर कहाँ पर होती है, तो एंटर करती है नेगेटिव चार्ज के अंदर, यानी ये जो एरो होगा वो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। तो जो फील्ड लाइंस होती है हमने क्या देखा, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे पॉजिटिव से फील्ड लाइंस स्टार्ट हुई वो नेगेटिव पर जाकर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर आके फील्ड लाइंस क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमने देखा था कि जो फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो ये जो एरो बने हैं वो बाहर की तरफ बने हैं, इसका मतलब फील्ड लाइंस क्या है, बाहर निकलती है। किससे निकलती है, पॉजिटिव से। और नेगेटिव्स में जो एरो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनसाइड होते हैं। तो वो जो फील्ड लाइंस है वो कैसी होती है, इनसाइड होती है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, रेडियली इनवर्ड है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। और यहाँ से जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कैसी है, अंदर की तरफ। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कि फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, स्मूथ कर्व होती है। क्या होती है, स्मूथ कर्व होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज स्मूथ कर्व्स। Electric field lines is always smooth curves tangent at any point, gives the direction of electric field and या फिर हम कह सकते हैं force, gives the direction of electric field या हम कह सकते हैं फोर्स एट दैट पॉइंट। मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज स्मूथ कर्व्स। कैसी होती है, हमेशा स्मूथ कर्व्स होते हैं। मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि ये जो फील्ड लाइंस है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे ये जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो हमेशा कैसा होगा, स्मूथ कर्व होगा। क्या होगा, स्मूथ कर्व होगा। मतलब कि ये जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा स्मूथ कर्व होगा, यानी कहीं पर भी कॉर्नर नहीं होगा, कहीं पर भी कॉर्नर, यानी जो फील्ड लाइंस है वो ऐसी नहीं होगी कि जैसे ये है यू ऐसे, ये जो कॉर्नर बन रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो फील्ड लाइंस होती है हमेशा कैसी होती है, स्मूथ कर्व होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा स्मूथ कर्व होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह सकते हैं फोर्स एट दैट पॉइंट। मतलब क्या होता है कि ये अगर हमारी एक फील्ड लाइन से, कौन सी फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने हमारा पॉइंट चार्ज रख दिया, यहाँ पर हमने हमारा पॉइंट चार्ज रख दिया, ये वाला ये पॉइंट है, थोड़ा इसको मैं डार्क कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, पी पॉइंट है। यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा, क्यू नॉट चार्ज रखा या क्यू चार्ज रखा, वॉटएवर, ठीक, कोई भी होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे हमने चार्ज रखा तो इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा।
क्या होती है, हिंदी में उसका मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा। तो हमने जैसे यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, ये वाली, जो कि इस फील्ड लाइंस को स्पर्श करते हुए जा रही है, यानी ये क्या है हमारा टेंजेंट। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या हम कह सकते हैं गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टेंजेंट जैसे हम किसी भी फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर हम जैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट क्या होता है, तो स्पर्श रेखा, यानी उस पॉइंट को स्पर्श करते हुए जो रेखा जाएगी, जो लाइन जाएगी, जो टेंजेंट होगा, वो किसके बारे में बताएगा हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, या वो किसके बारे में बताएगा, फोर्स के बारे में बताएगा। मतलब कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन इससे निकल रही है, कोई पॉइंट है P जहां पर हमने हमारा चार्ज रखा, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन हमें कौन बताएगा, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, और वो स्पर्श रेखा हमको किसकी डायरेक्शन बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। और हमने पढ़ा है कि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है, वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है। तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई, ये डायरेक्शन आ गई फोर्स की, और यही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड लाइंस होती है, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट को अगर नॉर्मल भाषा में बोलना है, तो कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, तो फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, या फिर हम कह सकते हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम हमारा यहां पर लिखेंगे, क्योंकि मैं एक बार इसको रफ नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको नोट भी करना होगा। हाँ, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, या हम कह सकते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, या हम कह सकते हैं जो दो फील्ड लाइंस होती है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और इंटरसेक्ट नहीं करने का कारण क्या है, तो बिकॉज, ठीक है, और वो कारण क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि ये एक फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन से, ठीक है, ये फील्ड लाइंस निकल रही है। कोई सपोज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो कोई फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर कर लिए, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या, कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अगर ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, वो यहाँ पर दो डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होगी और एक डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर फील्ड की दो डायरेक्शन है, तो फोर्स की दो डायरेक्शन होगी, और एक फोर्स की दो डायरेक्शन होना भी पॉसिबल नहीं है। तो because of force having only one direction, क्योंकि जो बल होता है उसकी हमेशा एक ही दिशा होती है, दो डायरेक्शन या दो दिशाएं नहीं होती है। ठीक है, तो टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज फोर्स, या हम कह सकते हैं फील्ड हैव ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या है कि अब ये मिटा रहा हूं मैं, जैसे कि ये एक बार आप इसको अगर जो स्क्रीनशॉट लेना, आपको जो भी लेना आप ले लेना, मैं इसको रफ कर लाऊं। ठीक है, तो दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर सेम चार्ज की दो फील्ड लाइंस है तो एक दूसरे को रिपल करेगी, और अगर अननोन चार्ज है, जैसे कि क्या है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेगी। फोर्थ पॉइंट है क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस gives relative strength
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स रिलेटिव स्ट्रेंथ, या हम कह सकते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब क्या होगा, क्राउडिंग का मतलब अगर हिंदी में हम बोले तो भीड़ मान सकते हो आप, कि जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस निकल रही है, बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही है, मिलियंस बिलियंस फील्ड लाइंस निकल रही है, कितनी निकलेगी हम उसको अभी देखेंगे कि इससे कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी। ये फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, अब पॉजिटिव से निकल रही है, तो सबसे पहले जब भी फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, एक सबसे जो बेसिक कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि एरो बनाना कभी भी मत भूलना, क्योंकि जब तक एरो नहीं होगा वो सिर्फ एक तरह की क्या होगी, लाइन होगी, फील्ड लाइंस नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप शो नहीं कर पाओगे। तो कभी भी अगर एग्जाम में भी डायग्राम बनाओ तो एरो बनाना कंपलसरी है। तो ये हमने एरो बना दिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है। तो हमने देखा कि जैसे हम कुछ पोर्शन को लेते हैं, पूरे को लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं अभी इतना, ठीक है, ये वाला ये ले लिया हमने, ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। अब देखो आप कि यहाँ पर मैंने कुछ एरिया रखा, ये एक एरिया रखा जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, ए, ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा। तो इस एरिया के अंदर कितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो ओनली 1 फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, ओनली 1 फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। अब इसी शेप का, इसी साइज का ये एरिया मैंने इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, यानी मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसके अंदर जो फील्ड लाइंस है वो कितनी एंटर कर रही है, 3 फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं यानी 3 विद्युत रेखाएं या बल रेखाएं इसके अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम खड़े रहे तो फील्ड लाइंस की भीड़ कैसी है, ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं क्राउडिंग कैसी है यहाँ पर ज़्यादा, और यहाँ पर क्राउडिंग कैसी है कम। तो जैसे कि मैंने ये कुछ इस टाइप की लाइनें खींची, ये ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्राउडिंग कैसी है, कम है, पर यहाँ पर देखेंगे तो क्राउडिंग कैसी है, ज़्यादा है। यहाँ पर देखा हमने और थोड़ा पीछे आके तो क्राउडिंग कैसी है, ज़्यादा। तो यानी क्राउड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, पावर है, या फिर हम कह सकते हैं इंटेंसिटी, वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पर उसकी क्राउडिंग कैसी है, कम है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, पावर या इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। तो यहाँ पर अगर किसी चार्ज को मैं रखता हूँ तो वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर यहाँ पर चार्ज को रखता हूँ तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग जितनी ज़्यादा होगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और क्राउडिंग अगर कम है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैसी होगी, कम होगी, सॉरी, ठीक है। तो हमने 4th पॉइंट देखे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देखी कि फर्स्ट कौन सी, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। दूसरी हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज स्मूथ कर्व्स ड्रॉन tangent at any point gives the direction of electric field force या electric field या force at that point। थर्ड हमने देखी 2 field lines never cross each other, ठीक है, never cross each other because of force having only one direction, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। लास्ट जो 4th देखी हमने वो कौन सी है, तो 4th है क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इसके बाद हमको और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखना है कि और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। बाकी आपको ये सारी 4th होगी, नेक्स्ट कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। अपना लेसन जो चल रहा है मानव का उत्सर्जन तंत्र, उसके बारे में अपन उत्सर्जन के जो स्तर थे, अलग अलग स्तर और अलग अलग अंगों के बारे में बात कर ली थी। हमने वृक्क के बारे में बात कर ली थी, पूरी वृक्क की संरचना को देख लिया था, उत्सर्जन की इकाई को देख लिया था, और
हमने एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से क्या क्या उसके अंगों के बारे में पढ़ लिया था। वृक्क के बारे में पढ़ लिया था, मूत्रवाहिनी के बारे में पढ़ लिया था, मूत्राशय के बारे में पढ़ लिया और मूत्र मार्ग के बारे में भी पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे कि वृक्क की आंतरिक संरचना और उसकी औतिकी के बारे में, मतलब यानी इंटरनल स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी की बात करेंगे, जिसके अंदर पूरी तरह से वृक्क को देखेंगे अपन कि वृक्क की संरचना कैसी होती है और वो कैसा दिखता है और उसके भाग क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना व औतिकी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वृक्क की आंतरिक संरचना व औतिकी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। तो जो मानव वृक्क है, ठीक है, अपन एक मान लो वृक्क बना देते हैं, तो कैसे बनता है? देखो वृक्क, इस तरह से अपन वृक्क बना दिया मान लो एक तरह से। तो ये क्या हो गया? इसके कॉर्टेक्स वाला भाग हो गया, बीच में क्या गया? मेडुला आ गया या मध्यांश। कॉर्टेक्स को बोलेंगे वल्लकुट। ठीक है, ये आ गया इसका कैलिक्स वाला पार्ट। ये क्या आ गया इसके? एक तो कैलिक्स भाग हो गया, फिर आपके एक भाग और है पिरामिड्स, है ना, ये पिरामिड हो गए, ऐसे भाग के जो पिरामिड बना रखे हैं। ये आपके क्या हो गया? पिरामिड हो गए। ये कैलिक्स हो गया, फिर कई सारे कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं? आपके इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैलिक्स मिलके एक संरचना मिलती है, संयुक्त होके पेल्विस बनाते हैं ना, सही सारे होके पेल्विस का निर्माण करेंगे। ठीक है, और पेल्विस कहाँ खुलेगी? आपकी इस मूत्रवाहिनी में। ठीक है, तो एक वृक्क बना दिया मान लो मैंने। इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो कुछ नोट्स के बारे में मैं लिखवाता जा रहा हूँ, आप उसको उतारते रहना वन बाय वन, क्योंकि नोट्स के रूप में ही पढ़ेंगे तो ही जाके आप बार बार इसको देख पाओगे, वरना मैं आज 10 लाइनें बोल जाऊँगा, 10 आपको याद रह नहीं रहे, जरूरी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मानव वृक्क जो होता है वो क्या होता है? एक पूरे खोल से घिरा रहता है ना, दृढ़ तंतुमय संयोजी उत्तक का एक बना खोल होता है। कौन? मानव वृक्क, जिसके चारों ओर तंतुमय, है ना, फाइब्रस खोल बना रहता है ना, दृढ़ होता है, मजबूत होता है ना, जो चारों तरफ से घेरे रहता है, उसे क्या बोलते हैं? वृक्क संपुट बोलते हैं। और ये वृक्क संपुट जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं वल्लकुट यानी कॉर्टेक्स, और दूसरे बोलते हैं मध्यांश यानी मेडुला। तो ये बात अपन जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बार बार देखी भी है ना। तो ये बातें लिख लेनी जो बढ़िया है ना, क्योंकि ये याद नहीं रहेगी, याद करना है तो इसको लिखना पड़ेगा ना। क्या है? मानव में प्रत्येक वृक्क दृढ़ तंतुमय संयोजी उत्तक के खोल से घिरा रहता है, जिसे वृक्क संपुट कहते हैं। ठीक है, मानव में प्रत्येक वर्ग, ठीक है, 2 वृक्क होते हैं, ठीक है, 2 किडनी होती हैं, वो दोनों किडनी क्या होती है? इससे पूरे खोल से घिरी रहती हैं। ठीक है, उस खोल को क्या बोलते हैं? वृक्क संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क संपुट। वृक्क संपुट के नीचे वृक्क 2 भागों में बटा रहता है। पहला हो गया आपके वल्लकुट
ठीक है, जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। दूसरा हो गया आपके मेडुला या मध्यांश, मध्यांश या मेडुला। ठीक है, तो ये दो भागों से घिरा रहता कौन, किडनी या वृक्क, किसके नीचे, वृक्क संपुट के नीचे, है ना, वृक्क के नीचे। तो ये दोनों बातें लिख लो, फिर अपन इन दोनों के बारे में भी वर्णन करते हैं कि वल्लकुट क्या है और मध्यांश क्या है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ देखो, ये कॉर्टेक्स यानी वल्लकुट बाहरी परत होती है, गहरे लाल रंग की परत है ना, जिसके अंदर छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं। ठीक है, जो आपके इस मध्यांश में धसे रहते हैं। कई सारी बातें हैं जो अपन लिखेंगे अभी, लिखने के बाद उसको पढ़ना है, याद करना है और लिखते लिखते आपको समझाना है ना। तो कॉर्टेक्स क्या है, ये आपके वृक्क का बाहरी भाग है जो गहरे लाल रंग का भाग है, जिसके अंदर पिरामिड नुमा संरचना धसी रहती है, जिसे अपन बर्टनी के स्तंभ भी बोलते हैं। तो ये, और इसके अंदर, इस वल्लकुट के अंदर आपके मेलपीगिका है, समीपस्थ कुंडली नलिका और दूरस्थ कुंडली नलिका, ये आपके वल्लकुट में आने वाले वृक्क के भाग है। वृक्क के अलग अलग और भाग पढ़ेंगे, जो अब आप नेफ्रॉन की संरचना, वृक्काणु की संरचना पढ़ेंगे, है ना। एक वृक्क मतलब वृक्काणु, जिसे अपन नेफ्रॉन भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं, वृक्क नलिका भी बोलते हैं, नेफ्रॉन भी बोलते हैं और वृक्काणु भी बोलते हैं ना। तो उसकी संरचना जब पढ़ेंगे तो उसकी संरचना में अपने को कई सारी बातें दिखाई देगी, कई सारी चीज़ें दिखाई देगी, कई सारी संरचना दिखाई देगी। कैसे, एक तो आएगी मेलपीगिका है, ठीक है, जिसके अंदर अपन को पढ़ना है बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस, केसिका गुच्छ बोलते हैं उसको। ग्लोमेरुलस मतलब केसिका गुच्छ, और बोमन संपुट मतलब प्याले नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जिसके अंदर अभिवाही धमनी आती है, अपवाही धमनी से रक्त निकलता है, अपवाही धमनी से आता है ना, रिनाल ट्यूब्स। ठीक है, ऐसी कुछ टिप्स आएगी। फिर वो हैंडले लूप बनता है, फिर आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, संग्रह नलिका, ऐसी कई सारी बातें आएगी जब अपन एक वृक्काणु की संरचना देखेंगे। तो इस वल्लकुट के अंदर तीन चीज़ें आएंगी आपके, मेलपीगिका, समीपस्थ नलिका और दूरस्थ नलिका, कुंडलित नलिका। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी कुंडली मारती हुई हो जाती है ना, मोटी नलिका होती है। फिर इस मेडुला की जब बात करेंगे, मध्यांश की जब बात करेंगे, इसके अंदर भी दो बातें आएगी आपके, एक हैंडले का लूप आएगा और एक संग्रह नलिका आएगी। ठीक है, तो ये बातें करेंगे, लिखेंगे अभी, लेकिन पहले ये उतार लीजिए आप। मानव में प्रत्येक वृक्क दृढ़ संजू में तक के खोल से गिरा रहता है, वृक्क संपुट कहते हैं। संपुट के नीचे वृक्क दो भागों में बटा रहता है, एक तो वल्लकुट जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, एक मध्यांश जिसे मेडुला बोलते हैं ना, मेडुला। क्लियर। अब हम बात लिखते हैं दूसरी, दोनों चीज़ों की बातें लिख लेते हैं अपन कि वल्लकुट क्या है। जैसे मैंने दोनों को भाग दूंगा, एक लिख दिया मैंने कॉर्टेक्स वल्लकुट, एक लिख दिया मेडुला मध्यांश, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स या वल्लकुट में क्या लिखना है, एक तो यह संपुट के नीचे होता है, यह संपुट के नीचे होता है, यह कणिकामय भाग है। ये दिख रहा है कणिकामय, देखो लाइन 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 ऐसे, यह कणिकामय भाग होता है, गहरे लाल रंग का भाग है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, वल्लकुट भाग के गहरे उभार, वल्लकुट भाग के गहरे उभार
मध्यांश के बाहरी भाग में धंसे रहते हैं, जिन्हें बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। क्या कहा? वल्लकुट भाग के गहरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धंसे रहते हैं। ये वल्लकुट, इसके ये बाहरी उभार, ये मध्यांश, इसके बाहरी भाग में धंसे रहते हैं, इन्हें बर्टीनी के स्तंभ भी कहते हैं। फिर इसके बारे में क्या आएगा? कैलिक्स, ये कैलिक्स वाला भाग है ना, नाम मिट गया, ये कैलिक्स, ठीक है। ये पिरामिड, ये पेल्विस। देखो क्या है, तीनों का आपस में कनेक्शन है। पिरामिड जो होंगे वो प्याले नुमा कैलिक्स के अंदर धंसे रहेंगे। ये प्याले नुमा संरचना बना रखी है मैंने अंदर, देखो ऐसे। ये प्याले नुमा जो संरचना है वो आपकी क्या है? कैलिक्स है। ये ऊपरी त्रिभुज के आकार की जो संरचना है वो आपकी पिरामिड है। ये पिरामिड इस प्याले नुमा संरचना यानी कैलिक्स में धंसे रहते हैं, और ये सारे कई सारे कैलिक्स मिलकर इस पेल्विस में जाते हैं, और ये पेल्विस आगे कहाँ खुलती है? आपकी मूत्रवाहिनी में खुलती है। इस तरह से ये संरचना है ना। ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं आपके, वो लिख लो आप। तो एक तो आपके मेलपिगिकाय, इसमें क्या आ गया? एक तो मेलपिगिकाय, दूसरा आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये भाग कहाँ पाएंगे? आपके वल्लकुट भाग में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मध्यांश या मेडुला की, ठीक है। मध्यांश या मेडुला के बाद लिख देते हैं, यह वृक्क का भीतरी भाग है, यानी कि वल्लकुट के अंदर का भाग है, भीतरी भाग है। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके? एक तो संग्रह नलिका, दूसरा हेनले का लूप, ये किस में आएंगे? इसी में आएंगे, ठीक है। हेनले का लूप संग्रह पाई जाती है, ठीक है। इसमें शंक्वाकार उभार पाए जाते हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड कहते हैं। पिरामिड एक प्याले नुमा संरचना में धंसे रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। पिरामिड क्या होता है? एक प्याले नुमा संरचना में धंसे रहते हैं। पिरामिड प्याले नुमा संरचना में धंसे रहते हैं, जिन्हें कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स कहते हैं। कैसे हुआ? देखो, ये उभारनुमा जो संरचना है संघवाकार, ये क्या कहलाएगा? आपके पिरामिड। और ये जो भाग है प्याले नुमा है ना, आगे नीचे जाके किससे जुड़ रहा है? पेल्विस से। तो इस कैलिक्स के अंदर ये धंसे रहते हैं, और ये सारे कैलिक्स मिलके क्या करते हैं? कैलिक्स आगे जाकर पेल्विस में खुलते हैं, ठीक है। पेल्विस में खुलते हैं। ये पेल्विस मूत्रवाहिनी में जाकर खुलती है, ठीक है।
तो ये मेडुला में हो गया। मेडुला में क्या हुआ, एक तो वृक्क का भीतरी भाग है, इसमें दो भाग पाए जाते हैं, संद्र नलिका और हेनले का लूप। इसमें शंक्वाकार उपहार दिखाई देते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, पिरामिड। ये पिरामिड हो गए। ये पिरामिड आपके किससे जुड़ा है, कैलिक्स के। कैलिक्स किससे जुड़ा, पेल्विस से, पेल्विस मूत्रवाहिनी से। तो ये आपको उतारना है। ये क्या हो गया, वृक्क के दो भाग हो गए, ठीक है, जो वृक्क के संपुट के नीचे की तरफ स्थित होते हैं। एक हो गया आपके वल्लकुट, दूसरा हो गया आपके मध्यांश या मेडुला। तो इसके आगे जब भी अपनी क्लास होगी उसके बारे में क्या बात करेंगे, एक वृक्क नलिका की बात करेंगे जिसे अपन नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। और ये आपको अपनी नोटबुक में उतार लेना है। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे और आई से रिलेटेड जो वर्किंग थी यानी वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के ऊपर आ चुके थे हम। और उसमें मैंने आपको बता दिया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है आई के अंदर। मेनली सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आई के, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जब वर्किंग की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक होता है रिफ्लेक्टिंग, दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग मतलब जो लाइट अंदर एंटर करती है जिन पार्ट्स के थ्रू। तो वो पार्ट कौन कौन से थे हमने डिस्कस कर लिए थे। जैसे कंजक्टिवा आपके हेल्प करती है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कॉर्निया के ऊपर होती है। सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका कॉर्निया, फिर आता है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद आपका आता है लेंस, सॉरी, और लेंस के बाद आता है आपका विट्रस ह्यूमर। और फिर लाइट कहाँ पे फॉल करती है, रेटिना के ऊपर। तो ये सारे जितने भी पार्ट है वो क्या रिफ्रैक्टिव पार्ट होते हैं जो ह्यूमन आई की वर्किंग में हेल्प करते हैं। ये हमने देख लिए थे। इसके बाद हमने देखा था प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल क्या होता है, एक्ट एज ए डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे काम करता है कि लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। मतलब कितनी लाइट अंदर हाई पावर लाइट इंटेंसिटी या लो पावर लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपनी शेप और साइज को क्या करता है, कम और बढ़ाने का काम करता है। ये भी हमने देख लिया था। उसके लिए कौन कौन सी मतलब रेडियल मसल्स होती है, सर्कुलर मसल होती है जिनको हम इंस्पेक्टर मसल्स भी कहते हैं। इनके बारे में देखा था कि उनकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है। प्यूपिल के बारे में भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो पार्ट्स इसके अंदर काम आता है वो था आपका रेटिना। तो पहले तो कौन से हो जाएंगे, रिफ्रैक्टिव सरफेस। मतलब कौन कौन से पार्ट काम आते हैं वर्किंग ऑफ आई में, एक तो आते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस। इसके बाद आता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल के बारे में भी हमने देख लिया था। प्यूपिल क्या काम करता है, रिफ्रैक्टिव सरफेस के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आता है आपका रेटिना। और रेटिना के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कैसा काम करता है, एक्ट एज ए फिल्म और स्क्रीन जिसके ऊपर आपकी इमेज क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। और इसी के ऊपर हमने इमेज बना के भी देख लिया था। आपकी इमेज रेटिना के ऊपर कैसी बनती है, रियल बनती है। कैसी बनेगी इमेज, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। और साइज में कैसी होगी, स्मॉलर होगी। और यहाँ से रेटिना से आपकी क्या कनेक्ट होती है, ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है। क्या कनेक्ट होती है, ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है। और वही ऑप्टिक नर्व जो होती है वो कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है, आपके ब्रेन के अंदर। कहाँ पे कनेक्ट होगी, तो यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व निकलती है, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है वो कहाँ पे कनेक्ट होती है, आपके ऑसिपिटल लॉब के अंदर। कहाँ पे कनेक्ट होती है, ऑसिपिटल लॉब। और ऑसिपिटल लॉब कहाँ पे होता है, आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर होता है ऑसिपिटल लॉब। इस ऑसिपिटल लॉब मतलब ब्रेन का जो पार्ट है ऑसिपिटल लॉब, उसके अंदर जब ये ऑप्टिक नर्व होती है, जब इस स्टिमुलस को लेके जाती है तो जो आपका ब्रेन होता है वो क्या करता है, इस इमेज का इंटरप्रिटेशन करता है। क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब करेक्शन करता है। जैसे आपकी रियल इमेज है तो रियल ही रहेगी, इन्वर्टेड है तो इस इन्वर्टेड इमेज को क्या करता है, वो करेक्ट करने का काम करता है। मतलब वो इमेज जो होती है वापस सीधी बनाएगा। इसके बाद स्मॉलर थी तो जो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज है उसमें देखता है उसको। मतलब आप जब किसी पर्सन को देखते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो उसकी एक्चुअल साइज में देखते हो, जबकि वो रेटिना के ऊपर उसका इमेज कैसा बनता है, स्मॉलर बनता है। लेकिन आप कैसे देखते हो, उसको एक्चुअल साइज में देखते हो। उसका रीजन क्या होता है, आपका ब्रेन जो क्या करता है, उस इमेज को इंटरप्रेट करने का काम करता है। ये तो वर्किंग मैकेनिज्म था जो हमने देख लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था आई बॉल के अंदर जो 6 मसल्स होती है, आई बॉल की 6 मसल्स के बारे में हमने देखा था, जो क्या करती है, आपके आई बॉल को रोटेट करवाने का काम करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हमने देख तो लिया था, लेकिन क्या हुआ था, टाइम की कमी की वजह से मैं उसको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो थोड़ा सा मैं वापस आपको यहाँ पे रिवाइज कर देता उसको। तो जैसे आपका ये प्यूपिल है, प्यूपिल के चारों तरफ कौन सी थी, आपकी इंस्पेक्टर मसल थी। क्या थी, इंस्पेक्टर मसल थी। और इसके चारों ओर क्या होगा, आपका स्क्लेरा होगा या स्क्लेरोटिक लेयर होगी, यानी व्हाइट वाला पोर्शन जो फाइब्रस था, जो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है आपके मसल्स के लिए। वो हमने सारा कंप्लीट देख लिया था। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो 6 मसल्स होती है उनका अरेंजमेंट कैसा था और काम कैसे करती है, हमारा वही बाकी रह गया था। जैसे 6 मसल होती है आपकी, 4 तो होती है रेक्टस और
दो क्या होती है, ऑब्लिक। दो मसल्स कैसी होती है, ऑब्लिक होती है, यानी टू मसल्स होगी ऑब्लिक एंड 4 आर रेक्टस। अब ये अरेंजमेंट कैसा होता है, वो अरेंजमेंट हमने देखा था कि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ मसल्स लगी होती है और यहाँ पे डाउनवर्ड साइड, तो उसको हमने क्या कहा था, ये पार्ट आ जाएगा आपका सुपीरियर और ये आ जाएगा आपका इन्फीरियर। तो ये क्या हो जाएगी, सुपीरियर रेक्टस, ये हो जाएगी इन्फीरियर रेक्टस। अब ये वाली जो मसल्स होती है वो क्या करती है, आई को अपवर्ड मूवमेंट करवाती है, और जो इन्फीरियर रेक्टस होती है वो क्या करती है, आई को डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती है। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है आई के अंदर, वो कौन सी होती है, रेक्टस मसल होती है। वो भी कौन सी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टस, यानी अपवर्ड मूवमेंट करवाना है तो सुपीरियर और डाउनवर्ड मूवमेंट करवाना तो इन्फीरियर। इसके बाद मैंने यहाँ पे बात की थी, जैसे अगर आपका ये नोज है, ये क्या है, ये वाला पोर्शन आपका नोज है, तो इस तरफ वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटरनल मसल होगी, और यहाँ वाली जो आएगी उसके लिए ये वाली इंटरनल होगी, ठीक है। और यहाँ वाली जो पोर्शन होगा, मतलब आउटसाइड वाला जो पार्ट होगा आई का, वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगी। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल रेक्टस और ये हो जाएगी आपके इंटरनल रेक्टस। मतलब जैसे आपके आई है उसमें जो ये वाला पार्ट है, यानी कैंथस वाला पार्ट है, कैंथस वाला जो पार्ट है उसमें इस तरफ वाला जो मसल्स है वो क्या होगा, इंटरनल। मतलब आप जैसे आई को रोटेट करते हो, आप जैसे आई को रोटेट करते हो तो आप इस तरफ देखोगे, तो इस तरफ देखोगे तो यहाँ वाली मसल जो होगी इंटरनल वो काम करेगी, जबकि यहाँ पे कौन सी काम करेगी, एक्सटर्नल काम करेगी। दोनों एक साथ कभी काम करती नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो काम कर रही है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जब इंटरनल काम कर रही है एक आई में, तब दूसरी तरफ कौन सी काम करेगी, एक्सटर्नल काम करेगी। एक साथ अगर दोनों काम करेगी तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी, इस तरफ मुड़ जाएगी, रोटेट कर जाएगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद ऑब्लिक कैसे अरेंज होती है, तो ऑब्लिक हमने देख लिया था, यहाँ पे अरेंज होती है सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। और इनका काम क्या होता है, तो ये आई बॉल को रोटेट करवाने का काम करती है। मतलब आपकी आई बॉल को आप रोटेट करवा सकते हो। उसका रीजन क्या होती है, ऑब्लिक मसल होती है। रोटेट यानी सर्कुलर मोशन जब करवाते हो तब आपके ये सुपीरियर और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल काम करती है। तो ये बाकी रह गया था हमारा कि वर्क कैसे करती है। टाइम की कमी की वजह से उसको छोड़ दिया था मैंने, तो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया कि आपको पता चल जाना चाहिए। मतलब डाउनवर्ड अपवर्ड ये आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे काम करती है। और इन मसल को कंट्रोल कौन करता है, वही मेन जो आपका बाकी रह गया था कि क्रेनियल नर्व जो होती है आपकी ब्रेन के अंदर, वो क्या करती है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है, तो आपकी जो 6 मसल है, यानी 6 आई मसल जो है, आई बॉल को जो रोटेट करवाने के लिए हेल्प करती है, उनको कितनी क्रेनियल नर्व मतलब मेंटेन करती है इस मूवमेंट को। तो जो क्रेनियल नर्व से अटैच होती है वो कितनी होती है, 3 क्रेनियल नर्व्स होती है। कौन कौन सी, तो 3rd, 4th और 6, यही बाकी था आपका। तो 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व जो होती है वो आपके 6 मसल्स को क्या करती है, रोटेट करवाने में या कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन सी करती है, 3 क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। वो कौन कौन सी होती है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था क्रेनियल नर्व्स के लिए O3, T2 और अफेग वश, हमने ये फॉर्मूला देखा था। तो उसमें O3 यानी तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है 4th कौन सी आ जाएगी, T, यानी यहाँ पे हो जाएगी ट्रोक्लियर। तो ये 4th हो जाएगी आपके ट्रोक्लियर, वैसे आपको याद होगा। और जो 6 आती है 6 आती है यानी 3 to 5, और ये फिर A वाली यानी एब्डुसेंस। 6 कौन सी हो जाएगी, एब्डुसेंस। तो आपको ये तीनों क्रेनियल नर्व्स भी पता होने चाहिए जो आपके 6 आई मसल्स जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये वाला टॉपिक हो जाएगा आपके वर्किंग में। वर्किंग में जो लास्ट पार्ट बाकी था, इसलिए मैंने इसको रिवाइज भी किया था ताकि आप जुड़े रहें। तो वर्किंग मैकेनिज्म हम जो आई का पढ़ रहे थे उसमें लास्ट जो पार्ट बाकी है आपका, वो कौन सा पार्ट है, अकोमोडेशन या पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बाकी है, तो लास्ट पार्ट था वर्किंग के अंदर आई में, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आपका जो लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको एडजस्ट करना, यानी एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू एडजस्ट ability of a lens to adjust its focal length, ability of a lens to adjust its focal length। जो आपका लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को क्या करना है, एडजस्ट करना। मतलब जैसे आप दूर हो
तो दूर के अकॉर्डिंग आपके लेंस की क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आता है इसके बाद भी आप उसको सिमिलर साइज में देख सकते हो। तो क्यों देख सकते हो, उसका रीजन होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, एडजस्ट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट दूर है इसके बाद जैसे ही पास आ गया तो वो बड़ा दिखने लग जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसे सिमिलर साइज है उसी साइज में आप उसको देख सकते हो। तो क्योंकि आपका लेंस क्या होता है, आपकी फोकल लेंथ जो होती है वो एडजस्ट होती रहती है। एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ ए सिस्टम या एपरेटस कह सकते हो उसको अपन। कुछ एपरेटस या सिस्टम होता है जिसकी वजह से आप अपने लेंस की फोकल लेंथ को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है अकोमोडेशन एपरेटस। उनको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन एपरेटस कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकोमोडेशन एपरेटस क्या होता है। सॉरी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो क्या करते हैं, आपके लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये आई के अंदर होते क्या है, तो अकोमोडेशन एपरेटस कंप्राइजेस 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं इसके अंदर, 2 चीजें होती है इसके अंदर। पहला होता है आपका सिलियरी बॉडी। अब ये सिलियरी बॉडी के बारे में हमने जब आई का मैकेनिज्म पढ़ा था या आई का जो डायग्राम देखा था उसके अंदर मैंने बताया था कि सिलियरी बॉडी किससे बनी होती है। तो आपकी जो 2 लेयर है यानी आपकी कोरोइड और आपकी जो रेटिना है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। सिलियरी पार्ट होता है कोरोइड के अंदर भी और सिलियरी पार्ट होता है किसके अंदर, आपके रेटिना के अंदर। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके सिलियरी बॉडी बनाने का काम करते हैं। और एक होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। अब ये क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में भी आप जानते हो। जब हमने आई के डायग्राम को पढ़ा था उसमें सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, आपके जो लेंस है उसको होल्ड करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका लेंस एक जगह पे टिका हुआ है। वो क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। मतलब सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट दोनों क्या करते हैं, आपके लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं। और यही दोनों एपरेटस मिलके क्या करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है अकोमोडेशन एपरेटस। और यही मिलके आपके क्या करते हैं, आपके लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करते हैं। अब ये करते कैसे काम, तो जैसे सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट की बात करें तो यूँ समझ लीजिए आपका ये सस्पेंसरी लिगामेंट है और ये आपका लेंस हो जाएगा। और ये नीचे की तरफ आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट है और इसी से अटैच होता है आपका सिलियरी बॉडी वाला पार्ट। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है सस्पेंसरी लिगामेंट, तो ये क्या होगा, आपके लेंस जो है वो पास में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये अंदर की तरफ पुश होगा। और जैसे ये रिलैक्स करेगा, मतलब जब सिलियरी बॉडी काम करेगी तो ये जब रिलैक्स करता है तब ये क्या होगा, अंदर की तरफ पुश होगा। जब सिलियरी बॉडी काम करेगी और आपका जो लेंस की साइज है वापस नॉर्मल हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। या फिर अपन इसको बढ़ा हुआ यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म, जो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट और आपका सिलियरी बॉडी वर्क करने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपके आई के बारे में जितना भी डिटेल था, आई से रिलेटेड मतलब जितने भी हमने पॉइंट पढ़े थे वो अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो इससे रिलेटेड है वो ह्यूमन आई डिफेक्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ह्यूमन आई डिफेक्ट या डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, बहुत सारे जो डिफेक्ट है वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया, जैसे 9th क्लास है आपकी, 10th क्लास है, उनके अंदर आपने इन डिफेक्ट के बारे में पढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये डिफेक्ट होते क्या है और क्लियरली इनको समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि पता है कि आपके पास कोई ऑर्गन है तो उसके अंदर किसी प्रकार की डिजीज़ भी हो सकती है या फिर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज आ सकता है या डिफॉर्मिटीज आती है जिसकी वजह से आपके अंदर ये डिजीज़ होती है। तो ये डिजीज़ कौन कौन सी है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आती है आपके मायोपिया। इसके बारे में सुना भी होगा आपने, मायोपिया, जिसको अपन क्या कहते हैं, मतलब जो नॉर्मल है इसको कहा जाता है वो कहते हैं नियर साइटनेस। इसको क्या कहा जाता है, नियर साइटनेस कहा जाता है। अब ये मायोपिया होता क्या है, और नियर साइटनेस से पता चलता है कि ये जो मतलब नियर का मतलब यूँ नहीं होता है कि आप यूँ समझ जाओ कि क्लोजर ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पाता है। इसमें इसका थोड़ा सा उल्टा अपन देख लेते हैं। जैसे मायोपिया है तो मायोपिया का मतलब होता है पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो पास वाले ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख सकता है।
जो पर्सन होता है वो पास वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, क्लियरली देख सकता है, लेकिन फार्दर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लियरली नहीं देख पाता, उसी को हम क्या कहते हैं, मायोपिया, यानी फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, मतलब फार्दर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। कौन सा, जिस पर्सन को कौन सी डिजीज है, उस पर्सन को डिजीज है आपके मायोपिया है, उसको क्या कह सकते हैं, नियर साइटनेस कहा जा सकता है, नियर साइटनेस कह सकते हैं, नियर साइटनेस कहा सकता है। पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये ध्यान रखना, नियर लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ये नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, यानी जो सॉरी फार्दर ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली देख नहीं पाता। अब इस डिजीज के अंदर होता क्या है, तो जो आपके मतलब रेटाइना होती है उसके ऊपर जो मतलब लाइट गिरनी चाहिए, वो लाइट क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटाइना, मतलब रेटाइना से पहले ही वो क्या हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, कंप्लीटली रेटाइना के ऊपर जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपको ये डिजीज होती है। अब ये होता क्यों है, तो उसका रीज़न है, पहला रीज़न तो आपका हो जाएगा इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर, इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर। अब किसकी कन्वर्जिंग पावर, तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, या तो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है, और दूसरा रीजन होता है लार्जर आई बॉल की साइज जो होती है वो लार्ज होती है, जिसकी वजह से आपको ये डिजीज हो सकती है। अब ये काम कैसे करता है और होता क्या है मायोपिया के अंदर, तो हम देख लेते हैं कि जैसे नॉर्मल आई को हम ड्रॉ करें अगर, तो नॉर्मल आई कैसी होती है आपकी, जैसे समझ लीजिए ये आपकी नॉर्मल आई है, ये आपकी नॉर्मल आई हो जाएगी, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका कॉर्निया, और यहाँ पे आपके सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे, जिससे क्या अटैच होगा, आपका लेंस अटैच होगा, इसको हम बना लेते। तो ये जैसे हो गया आपका लेंस, और ये वाली जो लेयर है आपकी वो कौन सी है, रेटाइना। हम इनर मोस्ट लेयर ही बना रहे हैं, कोरोइड और स्क्लेरोटा बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई लाइट एंटर करती है, जैसे ही कोई लाइट आपके आई के अंदर एंटर करती है, यहाँ से जैसे ही लेंस को स्ट्राइक करती है, तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी, आपके सीधे रेटाइना के ऊपर। तो ये होती है नॉर्मल आई के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वाला प्रोसेस, यानी वो लेंस से गुजरेगी और सीधे कहाँ पे जाएगी, रेटाइना के ऊपर, जहाँ पे आपके जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, क्लियर बनेगी। नॉर्मल जैसे आपके मतलब जो नॉर्मल पर्सन होता है जिसको ये डिजीज नहीं है, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर, अब जैसे कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, इसकी इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे डिफेक्ट क्या आता है, हम देखते हैं यहाँ पे मायोपिया के अंदर, जैसे ये आपकी आई होगी, नॉर्मली बना रहे हो इसको, ये आई, और इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपका हो जाएगा लेंस, ये हो गया आपका लेंस, और ये आपका कौन सा पार्ट है, ये है आपका रेटाइना, ये हो जाएगा आपका रेटाइना। जैसे ही लाइट एंटर होगी, तो यहाँ से समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, तो एंटर करने की वजह से ये लाइट जैसे एंटर करेगी कहाँ पे फॉल होनी चाहिए, रेटाइना के ऊपर, लेकिन ये इन फ्रंट ऑफ रेटाइना फॉर्म्ड होती है, यानी यहाँ पे ही रुक जाएगी वो, जिसकी वजह से रेटाइना तक पहुंचती नहीं है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इमेज जो होता है वो क्लियरली बनता नहीं है। तो पर्सन जो होता है वो नियर वाले ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, लेकिन फार्दर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता नहीं है। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो आपकी रेटाइना है उससे पहले ही इमेज क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हमने, लार्जर आईबॉल। अब आईबॉल की साइज जो होती है वो लार्जर होती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है मायोपिया वाली। तो ये डिफेक्ट कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। जैसे ये आपकी आई हो गई और आई में ये आपका लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया, और लेंस हो गया तो यहाँ पे जैसे ही आपकी लाइट स्ट्राइक करती है लेंस के ऊपर, तो क्या होगा ये लाइट यहीं पे रुक जाएगी, और आपका रेटाइना क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच पाती नहीं है। मतलब आईबॉल में रेटाइना क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से लाइट यहीं पे रह जाती है और ये वाला नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपका ये रेटाइना है, ये ओरिजिनल रेटाइना की साइज़ है, और लाइट क्या होती है, पहले ही फॉल हो जाती है। तो इसको हम
रेटाइना नहीं कह सकते, लेकिन लाइट क्या होती है पहले ही फॉल हो जाती है और आपकी आई बॉल ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो रेटाइना तक पहुंच पाती नहीं है, उसी को कहते हैं हम मायोपिया। ये किसकी वजह से होता है? लार्जर आई बॉल की वजह से। और ये क्या होता है? इंक्रीजिंग कन्वर्जिंग पावर, जिसकी वजह से आपकी लाइट क्या होती है वहाँ तक पहुँच पाती नहीं है और ये रेटाइना हो गया। और लाइट इन फ्रंट ऑफ इमेज इज फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटाइना, रेटाइना के ऊपर नहीं बनती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर होता है क्या है? तो इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटाइना, रेटाइना के फ्रंट पे बनती है, रेटाइना के ऊपर नहीं बनती है इमेज, जिसकी वजह से आपको ये डिजीज होती है। अब इस डिजीज का करेक्शन क्या है, मतलब इस डिजीज को ठीक करने के लिए हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें जो करेक्शन लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो करेक्शन लेंस है आपका कॉन्केव लेंस। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉन्केव लेंस। अब ये ध्यान रखना करेक्शन लेंस कौन सा होता है, एक नंबर के क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? कॉन्केव लेंस। जिस लेंस को हम क्या कह सकते हैं? डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट लेंस भी उसको कहा जाता है। अब ये डाइवर्जेंट लेंस काम कैसे करता है? कॉन्केव लेंस अगर आपने देखा हो तो कुछ ऐसा रहता है कॉन्केव लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको प्लेस कर दिया जाए, इसको यहाँ पे रख दें हम, जिसको ये डिजीज़ है और लाइट वहाँ पे जा नहीं रही है, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे रखा तो ये क्या करेगा? इसको डाइवर्जेंट करेगा। तो ये लाइट यहाँ से यहाँ पर गुजरेगी और यहाँ से यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और वो लेंस से होती हुई आपकी जो इमेज है मतलब सीधी आपके रेटाइना तक ले जाने का काम करेगी और इमेज को करेक्ट करने का काम करती है। ये हो जाएगा आपका कॉन्केव लेंस या डाइवर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। इसका शेप कैसा होता है वो देख लेना और ये ऐसे वर्किंग करता है। ये हो जाती है आपकी फर्स्ट डिजीज यानी मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात, इसमें लेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यह होती क्यों है डिजीज़, वो रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो डिजीज़ बचती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व किया था। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है हमारा वो क्या है, इससे पहले एक और चीज़ जो मुझे आप सबसे कहनी थी कि आप सब लोग वीडियोस तो देख ही रहे हैं, आई होप साथ के साथ आपका वर्क भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, क्योंकि यही मैथ्स में यही चीज़ है, जितना ज़्यादा रिटर्न आपके पास होगा वही आप, जैसे एक बार तो सॉल्व कर लिया लेकिन सॉल्यूशन जब तक आपके पास रिटर्न में नहीं है तब तक कुछ दिन याद रहेगा और बाद में जब रिवाइज करने की बारी आएगी तब थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा। साथ के साथ वर्क करते जाइए और जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं तो साथ में जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल नंबर है ये 15। इन सब में यही करना है, क्वेश्चन को समझना है और उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्या कहा है आपको कि कोई वेक्टर है ए बी सी जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है और साथ में वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। देन हमने को प्रूव करना है कोई चीज़। फर्स्टली आपको जो चीज़ गिवन है, आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 है, क्वेश्चन पूरा आप वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कोई वेक्टर ए बी सी आर सच दैट इस तरीके से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कि सबका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, मैग्नीट्यूड ऑफ सी के। साथ ही कहा है कि ये सारे के सारे जो वेक्टर्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी। यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, या फिर इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि तीन वेक्टर्स इस तरीके से हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, साथ में तीनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कोई भी दो वेक्टर्स आप ले लो वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी,
indirectly you can say C is perpendicular to A. A dot B is equal to 0, B dot C is equal to 0 and C dot A is equal to 0. इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको प्रूव करना है. क्या सिद्ध करना है? जो चीज़ सिद्ध करनी है उसको मैंने यहाँ लिखा है टू प्रूफ. जिसको सिद्ध करना है A plus B plus C make equal angles with A, B and C. A plus वेक्टर A plus B plus C, कोई वेक्टर है ऐसा, देखो A plus B plus C कोई वेक्टर होगा. दैट वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल with वेक्टर A, B and C. तो ऐसा है कि ये जो सदिश है A प्लस बी प्लस सी, वो सदिश A B C के साथ समान कोण बना रहा है. मान लेते हैं कि A प्लस बी प्लस सी जो है वो A के साथ जो कोण बना रहा है दैट इज थीटा 1, B के साथ जो कोण बना रहा है दैट इज थीटा 2 एंड C के साथ जो कोण बना रहा है दैट इज थीटा 3. लैंग्वेज आपको इसमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि लैंग्वेज का भी मार्किंग होता है. ठीक है, लेट्स कंसीडर कि ये सारे एंगल्स थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 है और आपको इन तीनों ही एंगल्स को इक्वल बताना है. Let the angles are theta 1, theta 2 and theta 3 respectively. माना कि वो जो एंगल्स है वो थीटा 1, थीटा 2 क्रमशः थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 है. अब इसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यूज़ चाहिए थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 की, ताकि आप तीनों को इक्वल बता सको. तो अब इक्वल कैसे बताएंगे? फर्स्टली आपको ये एंगल्स की वैल्यू चाहिए. तो एंगल्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि जो बेसिक फार्मूला आपका आता है यहाँ से, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. यहाँ से करो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. अब आपको एंगल किस किस के बीच में चाहिए? एक तो वेक्टर है आपका जो A प्लस बी प्लस सी और द अनदर इज वेदर इट इज A या फिर B या फिर C. Since angle between A plus B plus C and vector A is equal to theta 1. तो यहाँ से इस फॉर्मूला को जब अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, cos theta 1 is equal to A डॉट B, यानी कि A is this and B is this. A plus B plus C, A ये तो वेक्टर A हो गया, डॉट B, B is वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A. तो मैग्नीट्यूड ऑफ A हम ले लेते हैं स्मॉल a. जो स्टार्टिंग में आपने चीज़ें लिखी थी जिसमें हमने कहा था कि ये जो वेक्टर्स है हमको गिवन है उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, चाहो तो उन सबको इक्वल टू आप लिख ले हुए A. जो चीज़ लिखी थी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू B इक्वल टू C दैट इज इक्वल टू A, ताकि हर जगह A की मैग्नीट्यूड लिखना रहेगा. तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, cos थीटा 1 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डॉट वेक्टर A अपॉन A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड तो A है, तो सिंपल सा A आप यहाँ पर लिख सकते हैं. अब देखो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे थीटा 1 का, तो हमको इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब इसके लिए जो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है पहले वो फाइंड कर लेते हैं, देन वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. फर्स्टली क्या चाहिए, A प्लस बी प्लस सी डॉट A, तो ये डॉट प्रोडक्ट चाहिए. सेकंड थिंग क्या चाहिए, A का मैग्नीट्यूड तो पता है, A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए. तो
ले आते हैं, हमको क्या गिवन था क्वेश्चन में कि ए प्लस फर्स्टली डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, देन हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी चाहिएगा। तो फर्स्टली चाहे तो पहले आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, फिर डॉट प्रोडक्ट, या फिर पहले डॉट प्रोडक्ट फिर मैग्नीट्यूड। जैसे पहले डॉट प्रोडक्ट अगर निकाल देते तो क्या बनाएगा, सिंस ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमको पता थी, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, साथ में कोई भी दो एक्सिस या फिर कोई भी दो वेक्टर ले लो तो वो आपस में परपेंडिकुलर्स मिलेंगे। तो इफ़ यू आर डूइंग ए डॉट बी दैट इज़ 0, ए डॉट सी दैट इज़ 0। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट्स निकालेंगे, ए डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है यहाँ पर। नाउ बी डॉट ए, तो इस ए का डॉट ए बी सी तीनों के साथ होगा, तो नाउ बी डॉट ए, बीच में क्या है प्लस के साइन चल रहे तो यहाँ भी प्लस का साइन ही चलेगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। अब क्या होगा यहाँ पर, ए डॉट ए बन जाएगा ए स्क्वायर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्मॉल ए, प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये वैल्यूज क्या है 0, सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए बी सी एंड आर, ए बी एंड सी परस्पर लंबवत है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, तो 0 0 का तो कोई साइंस ही नहीं, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आ गई। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। आफ्टर दिस सारी वैल्यूज इसी में पुट करनी है। अब क्या बचा हुआ, डॉट प्रोडक्ट निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है। सिंस हमको ए प्लस बी प्लस सी किसी वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा है, इसीलिए हम वही मेथड अपनाएंगे जो यूजुअली हम करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। तो वो मेथड क्या है, इफ़ यू डू नॉट हैव द वेक्टर और आपको मैग्नीट्यूड चाहिए उसका, इसका मतलब हम जानते हैं कि जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, वी गेट द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड तो हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसके लिए स्टार्टिंग करेंगे स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड से। सिंस वी नो दैट ए प्लस बी, नाउ ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं फॉर द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। For the value of a, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो, फैक्टर नहीं हो आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उसी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेंगे। और स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। तो दैट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? नाउ अगेन सेम प्रोसीजर, ईच प्रोडक्ट मतलब ईच एलिमेंट का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ईच एलिमेंट के साथ होगा। ये ए का डॉट प्रोडक्ट ए बी सी सबके साथ होगा, तो क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देन बी की बारी आई, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, तो ईच का 3 प्रोडक्ट बन रहा है, तो टोटल आपके पास 9 एलिमेंट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। नाउ सी के बचते हैं सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। क्लियर? ये सारी वैल्यूज पुट तो करनी है आपको एट द एंड इक्वेशन नंबर 1 में।
तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो a डॉट ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a डॉट b जो है वो क्या होना चाहिए, सिंस a इज परपेंडिकुलर टू b, तो देयरफॉर ये चीज़ 0 बन जाएगा। a डॉट c 0, b डॉट a ये भी 0 क्योंकि b और a आपस में परपेंडिकुलर। b डॉट b क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। b डॉट c 0, c डॉट a 0 क्योंकि म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। c डॉट b भी 0, फिर देन c डॉट c मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। नाउ टेल मी मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, c का स्क्वायर क्या आना चाहिए, a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। पहले ही मेंशन कर चुके हैं हम, सिंस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर c का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू a हमने कंसीडर किया था कि सब जगह a ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ b के स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया a का स्क्वायर और c के स्क्वायर की जगह लिख दिया a का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, 3a स्क्वायर। एंड व्हाट डू वी वांट, हमको चाहिए सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, नॉट द स्क्वायर। तो जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड का रूट हो जाएगा, तो क्या आएगा, रूट 3a स्क्वायर, रूट 3a आया आंसर। तो ये रूट के बाहर है। अगर ये प्रॉब्लम आता है इसमें मल्टीप्लाई में, तो आप चाहे तो इसको आगे की तरफ में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आ गया विच इज़ a रूट 3, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 2 से वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू आ जाए। तो अब देखो इक्वेशन 1 को मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि 1 थी क्या। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन किस में रख रहे हैं हम, ये इक्वेशन 1। उसको जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले लिख दिया जाता है, cos थीटा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a। अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज a स्क्वायर, अपॉन में जो आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू आया है मैग्नीट्यूड का वैल्यू a रूट 3, इंटू में कौन है a। सॉल्व करेंगे a इंटू a स्क्वायर से a स्क्वायर हट गया, तो एट द एंड क्या आंसर है 1 अपॉन रूट 3। ये वैल्यू आया cos थीटा 1 की। यहाँ से थीटा 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, cos इनवर्स 1 बाय रूट 3। अब cos इनवर्स क्या है, ये आपका वैसे सेकंड और थर्ड चैप्टर ऐसा कुछ है जिसमें आप इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या रहता है कि जब भी cos थीटा 1 इज इक्वल टू ये है तो आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो cos यहाँ पर वैसे मल्टीप्लाई में नहीं होता, उधर जाएगा तो ये cos का इन्वर्स हो जाता है, या फिर cos इन्वर्स इधर जाएगा तो नॉर्मल cos में कन्वर्ट हो जाएगा। इस cos इन्वर्स का मतलब ये नहीं है 1 अपॉन cos, नहीं, cos इन्वर्स एक अपना एक अलग फंक्शन है। cos इन्वर्स का मतलब होता है जब भी किसी नंबर का cos इन्वर्स किया जाता है, जैसे हमने कहा cos इन्वर्स ऑफ 1, ठीक है, टेल मी द वैल्यू ऑफ cos इन्वर्स 1। तो इसका मतलब ये है कि cos की टेबल चेक करो, उसमें किस एंगल की वैल्यू, उसमें किस एंगल पर हमको वैल्यू 1 मिलती है। तो थीटा के किस थीटा के लिए cos की वैल्यू 1 होती है। तो इसका जब भी आंसर आता है इन्वर्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का आंसर जो आता है दैट इज़ ऑलवेज अ थीटा, कोई ना कोई एंगल होता है उसके आंसर में। जैसे 1 है तो cos इन्वर्स 1, तो आपको चेक करना है कि किस थीटा के लिए, थीटा की किस वैल्यू के लिए cos का जो वैल्यू बनता है दैट इज़ 1। तो ये क्वांटिटी को बताता है, इसका जो आंसर आता है एट द एंड दैट इज़ एंगल।
तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज cos इनवर्स 1/√3। तो सिंस हमारे टेबल में ये नंबर नहीं आता तो आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ तक इसको स्टॉप कर देते हैं। तो θ1 का वैल्यू एक आ गया हमारे पास ये। तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर जो मर्जी वो दे सकते हो, चाहे तो इक्वेशन 4 दो या फिर इक्वेशन ए भी दे सकते हैं। इसी तरीके से सेम मेथड अप्लाई करके आप θ2, θ3 और θ4 की वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिमिलरली करके cos θ2 इज इक्वल टू θ2 क्या है? एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर b। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू बी। तो b का मैग्नीट्यूड, इस चीज़ का मैग्नीट्यूड तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट डायरेक्टली पुट द वैल्यूज। इसका आंसर क्या आया था हमारे पास? a√3। और जो b का मैग्नीट्यूड है हम पहले ही कह चुके हैं, a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड दैट इज a। अब क्या ज़रूरत है आपको? a प्लस बी प्लस सी डॉट b की। तो जब हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है a प्लस बी प्लस सी डॉट बी। तो b के प्रोडक्ट्स जब a के साथ निकलेंगे b डॉट सी करेंगे, ये दोनों तो ज़ीरो आ जाएगा। a डॉट बी प्लस b डॉट बी प्लस c डॉट बी, ये वैल्यू आ गई 0 प्लस b डॉट बी, b का स्क्वायर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, उसको हम a लिख रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस c डॉट बी इज अगेन 0। तो वैल्यू क्या आया? a स्क्वायर। तो दिस इज a स्क्वायर अगेन, ये हट गया तो आंसर क्या है? 1/√3। तो फिर से आप इसको लिख लोगे, योर θ2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये θ2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर b दे देना। फिर देन सिमिलरली करके cos θ3 का भी वैल्यू ले आना और फिर कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन a, b एंड c θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।